A warm good afternoon to all of you again. देखो, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में मैं आपको 5 मिनट का रिवीजन अगर कराऊं तो उसमें बस इतना है कि आपको एक ट्रांसफॉर्मर लेते थे, ये उसकी प्राइमरी होती थी, ये सेकेंडरी होती थी, और एक डायोड होते था। डायोड के बाद एक लोड लगाते थे, आर एल कह देते थे, और एक ही डायोड यूज होता था। इनपुट वेव फॉर्म कंप्लीट एसी साइकिल हुआ करती थी टाइम के साथ, लेकिन जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो केवल आधी ही साइकिल के लिए आपको मिलेगी। आउटपुट वेवफॉर्म केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जीरो रहेगी। ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का सर्किट है, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है ये। और यहाँ हम 220 वोल्ट देते हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। हम चाहते हैं कि हमें जीरो फ्रीक्वेंसी की करंट मिल जाए या वोल्टेज मिल जाए, यानी डीसी करंट हमें मिल जाए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ओपन सर्किट। तो इसमें डायोड शॉर्ट सर्किट, इसमें डायोड ओपन सर्किट, डायोड शॉर्ट सर्किट, डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा। इस केस में शॉर्ट ओपन हो जाएगा। इतना हमने पढ़ने के बाद फिर मैंने फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट आपको पढ़ाया था। बच्चे आज आप ना थोड़ा सा स्पीक करके मेरे को बोल दीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मेरे पास टैबलेट नहीं है, तो आप प्लीज थोड़ा सा बता दीजिएगा कि सर ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जैसे कि मुझे पता लगता रहे कि हाँ आप लोग सही समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा छोटा बनाएंगे सेकेंडरी कॉइल। उसके बाद यहाँ 2 डायोड हम लोग लगा रहे थे, D1 D2 लगा रहे थे। और उसके बाद हमने क्या किया था, या तो हम इसको डायरेक्टली जोड़ दें, इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के कॉमन टर्मिनल से इसको हम ऐसे लोड लगा लेते हैं RL। कुछ किताबों में लोड को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ किताबों में लोड यहाँ ऐसे लगाया हुआ है, यानी कि मैं इसको रब कर दूं तो ये लोड ऐसे लग जाएगा। गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो डोंट वरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम लोग इसमें इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म देख रहे थे। तो इनपुट वेवफॉर्म टाइम के साथ वी इन कंप्लीट साइकिल के लिए एसी। मैंने कहा भाई ये बताओ आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी। आपने कहा सर आउटपुट वेवफॉर्म पहले केस में D1 कंडक्ट करेगा, दूसरे केस में D2 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगेन अगली हाफ साइकिल में D1 शॉर्ट सर्किट, अगली हाफ साइकिल में D2 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ पॉजिटिव सप्लाई होगी, ये नेगेटिव होगा, तो ये शॉर्ट, ये करंट को फ्लो करवाएगा इसके थ्रू, ये फ्लो नहीं करवाएगा। जब यहाँ नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। आपको हर केस में वोल्टेज मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें RL यहाँ लोड के क्रॉस वोल्टेज मिलेगा, दोनों हाफ साइकिल में मिलेगा। लेकिन ये करंट DC नहीं है, या ये वोल्टेज DC नहीं है, ये पल्सेटिंग DC है। और पल्सेटिंग DC को यूज कर AC में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर यूज करते हैं। रेक्टिफायर रेक्टिफायर नहीं, फिल्टर देखो सबसे सिंपल है RC या RL फिल्टर। मैं RC फिल्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि R और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन RC फिल्टर होता है। देखो RC फिल्टर कैसे बनेगा, इसी सर्किट में जो मेरे पास ये सर्किट है, मैं इस सर्किट में क्या करता हूँ, देखो इस सर्किट में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसा है ना। तो ये मेरा लोड था। अच्छा देखो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसे C लगा लेते हैं। मैं आपको पहले कॉमन सर्किट बना देता हूँ, फिर ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने की कोशिश करूंगा। एक कॉमन सर्किट बनाते हैं पहले। देखो फिल्टर का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर ये मेरे पास रेक्टिफायर है, ये इनपुट वो फॉर्म है वी इन, यहाँ मुझे आउटपुट मिल रहा था पल्सेटिंग DC। पल्सेटिंग DC नहीं चाहिए, AC चाहिए। एक C लगाओ, एक R लगाओ। आपको अब DC मिल सकती है, लेकिन वो भी प्योर फॉर्म की DC नहीं होगी। उसमें भी थोड़े बहुत क्या होंगे, वेरिएशंस होंगे, AC के स्पाइक्स होंगे। तो हमें उसको DC बनाने के लिए हम और आगे जीनर वगैरह लगाते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक सीधा सा फंडा ये है कि देखो टाइम कांस्टेंट जो होता है, टाइम कांस्टेंट वो RC होता है। टाइम कांस्टेंट RC, टाइम कांस्टेंट क्या है, चार्जिंग होने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है, या डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है।
आर और सी की वैल्यू बताएगी कि ये कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा, कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। अगर आर सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बहुत देर में चार्ज होगा, आर सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है बहुत देर में ही चार्ज होगा और बहुत देर में ही डिस्चार्ज होगा। आर सी की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा। आरसी सर्किट की हेल्प से मैं पल्सेटिंग डीसी को डीसी में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। देखो इसके अक्रॉस पल्सेटिंग डीसी आ रही है, इसके अक्रॉस पल्सेटिंग डीसी आ रही है, पल्सेटिंग डीसी आ रही है। मैं फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया, फुल वेव वाला। हाफ वेव तो बेटा ऑब्सोलीट हो गया, हाफ वेव से तो कोई फायदा ही नहीं है, फुल वेव ही लेना पड़ेगा। अब देखो आप एक बात समझिएगा, अगर मेरा कैपेसिटर पॉजिटिव हाफ साइकिल से चार्ज होगा, है ना, अगर लोड है तो डिस्चार्ज होगा, लोड नहीं है तो चार्ज ही बना रहेगा, इसके क्रॉस पूरी वोल्टेज आएगी। जैसे मेरे को पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, पॉजिटिव सप्लाई आएगी, कैपेसिटर मेरा चार्ज होगा, शुरुआत में तो मेरा कैपेसिटर चार्ज होगा। फिर अगर लोड नहीं होता, मान लो ओपन ही सर्किट होता, तो कैपेसिटर हमेशा जितना वोल्टेज पे चार्ज हुआ उतना ही वोल्टेज हमको दिखाता, लेकिन हमको तो लोड लगाना है ताकि हमको पूरी उसको यूटिलाइज करना है, हम आर लगा देंगे, वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की हेल्प से ही मैं क्या करूंगा, डीसी में कन्वर्ट कर लूंगा। चार्जिंग टाइम को बहुत बढ़ा दो, बहुत देर में चार्ज हो, बहुत देर में डिस्चार्ज हो। तो देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लो जैसे मेरा टाइम के साथ इनपुट वेवफॉर्म है, ये मेरी इनपुट वेवफॉर्म थी, इनपुट वेवफॉर्म। अब मान लीजिए कि मैं आउटपुट वेवफॉर्म की बात करूं, ये वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आनी है, आई एम सॉरी, ये वोल्टेज ऐसे आएगी। देखिए सिंपल सी बात है, जब जीरो वोल्टेज होगी कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे होगी, अगर मैं VC निकालूं, सर इनपुट वोल्टेज बढ़ रही है, कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है, इनपुट वोल्टेज बढ़ रही है, कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है, इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी, कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जाएगी, और जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होगी वही मेरी आउटपुट वोल्टेज, यानी वही मेरी लोड के अक्रॉस या आउटपुट वोल्टेज वही, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हमको आउटपुट वोल्टेज देगी, मेरा कैपेसिटर चार्ज होगा। अच्छा जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज कम होती जाएगी, जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज कम होती जाएगी, अब क्या होना है, कैपेसिटर लोड भी लगाया हुआ है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। अगर इसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैसे लूंगा मैं, सी की वैल्यू को बहुत ज्यादा ले लूं तो आरसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, टाइम कांस्टेंट बहुत बढ़ जाएगा तो बहुत देर में डिस्चार्ज होगा। लेकिन मेरी तो यहाँ वैल्यू मतलब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू करेगी, इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू करेगी, है ना। लेकिन इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगी, कैपेसिटर शुड डिस्चार्ज, कैपेसिटर शुड डिस्चार्ज, यानी कि इसके अक्रॉस मान लो मैक्सिमम 5 वोल्ट आ गई। अब इनपुट वोल्टेज 5 के बाद 5 4 3 2 1 हो रही है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 5 के 4 होती, फिर 3 होती, फिर 2 होती, फिर 1 होती, पर नहीं होगी, कैपेसिटर बहुत देर में डिस्चार्ज होगा, क्योंकि आरसी की वैल्यू आपने बढ़ा दी, टाइम बढ़ा दिया, टाइम कांस्टेंट बढ़ गया, यानी बहुत देर में डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, बहुत देर में चार्ज, बहुत देर में डिस्चार्ज। तो बेचारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, इनपुट वोल्टेज तो तेजी से कम हो गई, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बहुत धीरे धीरे कम हुई, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की इतनी रही, इतने में दूसरी साइकिल शुरू हो गई, इतने में दूसरी साइकिल शुरू हो गई। इनपुट वेवफॉर्म की देखो मैं ऊपर ही बना रहा हूँ, कैपेसिटर की वोल्टेज इतनी रहती है, लेकिन इनपुट वोल्टेज बहुत तेजी से डिक्रीज हो गई, कैपेसिटर ने कहा भाई मैं तो बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होऊंगा, मेरा टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, सी की वैल्यू आपने बहुत ज्यादा ले ली है, और ज्यादा लिया इसका मतलब बहुत ज्यादा टाइम लूंगा मैं डिस्चार्ज होने में, तो इनपुट वोल्टेज पहले कम हो जाएगी, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज उतनी रहेगी, तो इनपुट वोल्टेज फिर तेजी से राइज होगी, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस उतनी वोल्टेज रहनी है, धीरे धीरे डिस्चार्ज, मतलब बेचारा धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो पाया था, इतने में ही जैसे और डिस्चार्ज हो रहा था वो तुरंत डाउन होकर के इनपुट वोल्टेज जीरो होकर के फिर से इंक्रीज होना शुरू हुई। अब देखा कि कैपेसिटर के क्रॉस मान लो पहले 5 वोल्ट थी, 5 से 4.9 हुई, 4.8 हुई, 4.8 के बाद से 4.7 होने ही वाली थी, इतने में तो इनपुट वेवफॉर्म 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 फिर 5 हो गई। इनपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, पर यानी इट इज नॉट टेकिंग मच टाइम टू चेंज इट्स वैल्यू, बट कैपेसिटर टेक्स मच टाइम टू चेंज इट्स वैल्यू अक्रॉस इट्स वोल्टेज, इसके अक्रॉस टाइम लगा जाए। अब इसके अक्रॉस 4.7 होने ही वाली थी, इनपुट वेवफॉर्म ही 5 वोल्ट हो गई, तो फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, फिर कैपेसिटर फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता, फिर कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता, लेकिन धीरे धीरे होना है तो फिर ये फिर क्या होगा, अगेन द टाइम कांस्टेंट इज टू मच, सो द कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज समथिंग लाइक दिस। तो हमको अगर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में प्लॉट करता हूँ, यानी आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करूं, तो वो करीबन करीबन ऐसे आएगी। समथिंग लाइक दिस, इट इज नियर बाई डीसी वोल्टेज, नियर बाई डीसी है, और जीनर वगैरह लगा के कि हम इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्योर डीसी नहीं है पर डीसी है, अप्रॉक्स डीसी है। बस बेटे सी की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दो,
टाइम कांस्टेंट बढ़ गया। आरएल फिल्टर यूज कर सकते हैं, आरएल का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लो, टाइम कांस्टेंट बहुत बढ़ा दो। अच्छा, आरएल के केस में क्या होता है, आर अपॉन एल, टी इज टू, आपने पढ़ा होगा ना, टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरएल के केस में, एल अपॉन आर, आई एम सॉरी, क्योंकि v इज टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये डिस्चार्जिंग वोल्टेज है, कितना टाइम लेगा डिस्चार्ज होने में, तो ई की पावर माइनस टी अपॉन टी नॉट आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा। और जो टी है, टाउ है, ये टाइम कांस्टेंट है, टाउ इज टू एल अपॉन आर होता है आरएल के केस में, और आरसी के केस में टाउ होता है आरसी। अगर मैं आरएल फिल्टर यूज कर रहा हूँ तो टाइम कांस्टेंट होगा एल अपॉन आर, और आरसी फिल्टर यूज करता हूँ तो टाइम कांस्टेंट होगा आरसी। ठीक है, तो जरा बोल करके बताओ कि क्या ये समझ में आ गया, या दोबारा पढ़ाने की जरूरत है इसको, या कुछ इसमें डाउट्स रह गए, टेल मी, इज एवरीथिंग फाइन? जल्दी बताया करो बेटा, भूमि प्रांची, देर मत लगाया करो आप लोग रेस्पॉन्स देने में। रेस्पॉन्स देने में ज्यादा देर मत लगाया करो, जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। ओके, तो बस इतना ही है। एनसीईआरटी की बुक से अब रीडिंग लगा लेना, उसमें बस यही दिया हुआ है कि टाइम कांस्टेंट बहुत बढ़ जाएगा तो बहुत देर में चार्ज होगा, बहुत देर में डिस्चार्ज होगा। एरे बहुत ये अभी तो डिस्चार्ज होता, लोड की वजह से डिस्चार्ज होता, लेकिन इनपुट वेवफॉर्म पहले से इंक्रीज होना शुरू हो गई तो उसके अक्रॉस वोल्टेज लगभग लगभग वही रहती है, फिर वो इंक्रीज होना शुरू होती है, फिर डिस्चार्ज होता, देर में डिस्चार्ज होगा। तो बस हम टाइम कांस्टेंट को चेंज करने से, टाइम कांस्टेंट बढ़ाने से हम बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते टाइम कांस्टेंट, बहुत ज्यादा रखेंगे तो बेचारा चार्ज ही नहीं होगा, बहुत देर में जाके चार्ज होगा। तो हम अकॉर्डिंगली अप टू आवर पर्पस वी पुट सम सी वैल्यू एंड let it charge and discharge slowly so we can maintain a constant voltage across the रेक्टिफायर सर्किट। तो आप ये अब ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बना लेना, और उसके जो दो टर्मिनल थे, यानी ये जो तो हमारे लोड रजिस्टर था ना, लोड रजिस्टर आर जो मैं बीच में बना रहा था, ये वो दो रजिस्टर की टांगे यहाँ मैंने रख दी हैं, यानी वो ये वही वाला आर कह लो आप, आपको अलग से आर यूज नहीं करना, बस पैरेलल में एक सी लगाना है, सी की वैल्यू बढ़ा देना, बस इतना ही है, और इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, the devices in which carriers are generated, carriers are generated due to photons, यानी फोटो एक्साइटेशन की बात हो रही है। अच्छा, तीन तरह की डिवाइस पढ़ेंगे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फोटो डायोड्स, फोटो वोल्टाइक सेल्स यानी सोलर सेल्स, एंड लाइट एमिटिंग डायोड्स। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और जनरली पूछा जाता है, बड़ी इजीली हम लोग इसको फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं, या सोलर सेल्स। समझिए, फोटो डायोड्स, फोटो इलेक्ट्रॉन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है, वो डिवाइस जिनमें की चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं फोटोन्स की वजह से, यानी कि जब लाइट एनर्जी गिरेगी कैरियर जनरेट होंगे, कैरियर की जनरेट होने से ही मैं फोटो डायोड बनाए। ये फोटो डायोड्स का मतलब है फोटो डिटेक्टर, यानी कि मुझे लाइट को डिटेक्ट करना है, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हुआ हूँ, सामने लाइट लगी हुई है, मुझे डिटेक्ट करना है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ज्यादा है कम है, कहीं लाइट है भी है नहीं भी है, तो आप वहां पर फोटो डिटेक्टर्स, फोटो डायोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एलईडी तो आपने पढ़ा ही होगा, सारी जो बल्ब वगैरह लगे हुए सब एलईडी हैं। मोबाइल के मोबाइल नहीं, टीवी के जो रिमोट कंट्रोल होता है उसकी हेड पर होता है, बर्गलर अलार्म में हम एलईडी यूज कर सकते हैं, लाइटनिंग के केस में यूज कर सकते हैं, जगह जगह हम एलईडी का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पर्पस के हिसाब से हमने अलग अलग एलईडी बनाई।
रेड कलर की एलईडी बनानी है तो अलग आपको बैंड गैप लेना पड़ेगा, इंफ्रारेड बनानी है अलग बैंड गैप लेना पड़ेगा। यहाँ सारा एक ही झंझट है, मतलब झंझट एक ही कॉन्सेप्ट है कि फोटॉन्स गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, उन्हें अलग अलग कर लो, रिकम्बाइन मत होने दो, लाइट को गिराओ, फोटोन जनरेट होंगे, लाइट गिरेगी फोटोन जनरेट हो सॉरी फोटोन्स गिरेंगे या लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो वो डिवाइसेस जिनमें की कैरियर जनरेट हो जाए यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाए, किसकी वजह से? फोटो की वजह से, यानी फोटोन का एक्साइटेशन की वजह से चल रहा है। वो डिवाइसेस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाती हैं। तीन तरह की डिवाइसेस हैं आपके सिलेबस में। पहला फोटो डायोड यानी फोटो डिटेक्टर, लाइट को डिटेक्ट करना, इस कमरे में कितनी लाइट की इंटेंसिटी है, ये सब। एलईडी लाइट को डिटेक्ट करना, ये लाइट को प्रोड्यूस करना, और ये फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हम इन तीन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो अब हम लोग जरा फोटो डायोड की कहानी को समझते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ बेटा, फोटो डायोड आप लोग पढ़ोगे ना, कुछ भी नहीं है इसमें, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बस 1 मिनट का। तो फोटो डायोड क्या है? कुछ नहीं है, देखो समझो। आपके पास एक पी है एक एन है, दोनों का जंक्शन है। अच्छा, एक काम करते हैं, पी और एन जंक्शन के ऊपर एक इसको इनकैप्सुलेट कर लेते हैं, एक कांच के डिब्बी में रख लो। जैसे आपने कंपास होते थे ना 11वीं क्लास में, हम लोग वो जो बार मैग्नेट के की वजह से जो हम फील्ड पैटर्न ड्रॉ करते थे मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमको क्या करना है कि वो जो कंपास होता था ना, कंपास प्लास्टिक की डिब्बी में बंद होता था। ठीक है, पता है, 15 मिनट में जाऊंगा, पता है मुझे, थैंक यू सर। तो प्लास्टिक की डिब्बी एक ऐसी लो, उसके अंदर एक एलईडी रख दो, मतलब इस तरीके से होगा कि एक ऐसे एक प्लास्टिक की डिब्बी होगी और इसके ऊपर लाइट को गिरने दो, इसके ऊपर लाइट को गिरने दो, और ये जो होगा ना, ये पी एन जंक्शन है, ये मेरा पूरा जंक्शन है, यानी कि मुझे पी एन जंक्शन पे लाइट को गिरवानी है। ये मेरा एक पी टर्मिनल हो गया, एक मेरा एन टर्मिनल हो गया, इन दोनों के बीच का ये जंक्शन है, एच न्यू, लाइट गिर रही है। अच्छा, तो आपको फोटो डायोड में मैं बस एक दो पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। फोटो डायोड इसका क्या है? स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है। इट इज अ स्पेशल पर्पस, कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, और इट इज इनकैप्सुलेटेड sorry, you can write it is having a transparent window to allow light, बताया ना, ट्रांसपेरेंट विंडो, या फिर आप कह सकते हो इनकैप्सुलेट किया हुआ है उस बॉक्स में। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस। बेटे पेपर में क्वेश्चन एक यही आता है कि इसको फॉरवर्ड में करते हैं रिवर्स में। अभी समझाता हूँ कि कैसे याद करेंगे फॉरवर्ड में। देखो, फोटो डिटेक्टर को तो रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं, एलईडी को फॉरवर्ड वाइज में यूज करते हैं, एलईडी फॉरवर्ड वाइज में, और फोटो डिटेक्टर्स को रिवर्स वाइज में ऑपरेट करते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि रिवर्स वाइज में इनको ऑपरेट क्यों करते हैं। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो फोटो डिटेक्टर आपने बनाया है ना, इसकी जंक्शन पे लाइट गिरनी चाहिए। किस पे? जंक्शन पे। जब जंक्शन पे लाइट गिरेगी तो जो एनर्जी बैंड गैप है, डिप्लीशन लेयर विड्थ का जो एनर्जी बैंड गैप है, जंक्शन पे लाइट गिरेगी तो एनर्जी बैंड गैप के बराबर है, उससे ज्यादा की अगर एनर्जी की लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। मैंने क्या कहा? पीएन जंक्शन पे लाइट इंसिडेंट करवाओ और लाइट की जो एनर्जी है एच न्यू, फोटोन्स की एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हो, बस बैंड गैप से ज्यादा होगी। अब क्या होगा? बैंड गैप से ज्यादा होने के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएंगे। इल्यूमिनेशन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होने से इलेक्ट्रॉन्स एन की तरफ भागेंगे, होल्स पी की तरफ भागेंगे। देखो कैसे, मान लो मेरे पास एक ये एक पी एन जंक्शन है, लेट अस सपोज दिस इज माय पी एन। अच्छा, इसको रिवर्स वाइज में लगाना है ना, तो इसको पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से मैंने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक ऐसे मैंने डिप्लीशन लेयर विड्थ बना दी, और यहाँ बता दिया कि मेरी लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है, और लाइट की एनर्जी एच न्यू है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जोड़े क्रिएट होंगे। हमको जंक्शन को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहे हैं वो या तो जंक्शन में हो, मतलब नियर बाय जंक्शन हो, वो जंक्शन के पास ही हो। बहुत सुंदर बात ये है यहाँ पर कि जब जंक्शन के पास हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, अच्छा बेचारा ये आप देख रहे हो ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होंगे, होल भी क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होंगे, होल भी क्रिएट होंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तभी तो रिवर्स वाइज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ट इन, मतलब इसकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। अच्छा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स एन जंक्शन में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कूद करके भागेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और होल्स यहाँ मूव करेंगे, क्योंकि मैंने रिवर्स वाइज में इसको लगाया है।
कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन ही तो है, ये कहीं ना कहीं एक वर्ड याद रखना, टूटा फूटा सा, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। यहाँ माइनॉरिटी कैरियर का हमें इंजेक्शन कराना है। देखो फिर से समझ लो कि आपने क्या करना है, आपने पी एन जंक्शन के डिप्लीशन लेयर विड्थ पर लाइट को इंसिडेंट करवाना है, इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो वो जंक्शन के नियर बाय हो। वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहे हैं, ध्यान रहे, वो क्रिएट होने के बाद दोबारा से जुड़ करके रिकम्बाइन ना हो जाए, वो सेपरेट करने हैं। तो सेपरेट कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ जी रिवर्स वाइज में, रिवर्स वाइज में लगाया, इलेक्ट्रॉन उधर भागे, होल इधर आ गए। अच्छा हमने ये सुना है कि अगर सॉरी इट इज नॉट, आई एम सॉरी, it is not minority carrier injection I'm sorry. So electrons moves to n side, holes moves to p side, electrons moves to n side and holes moves to p side. Now what happens, can anybody tell me what happens after it when electrons comes to n side and holes comes to p side? Please tell me. If I connect a load resistor across it, if I connect a load resistor across it, the current starts to flow and current starts to flow. So when I connect a load resistor across it, the current starts to flow. आप ये कह सकते हैं कि सर अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, अच्छा देखो जितना जो एच न्यू है ना वो ईजी से ज्यादा होना चाहिए, बैंड गैप से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन होगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जितने बढ़ेंगे उतने ही कलेक्ट होंगे, यहाँ क्रिएट हुए, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागे, होल इधर भागे, इलेक्ट्रॉन्स as you connect the load resistor across it, electron will start to move here, hole will start to move here, a current will flow, a current will flow when electrons are moving in this direction, holes are moving in this direction, the direction of current is this direction of current. So as intensity of light increases, current increases, as intensity of light increases, current increases. तो हमको बस इतना चाहिए कि भाई लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ज्यादा होगा, लाइट की इंटेंसिटी जितनी कम होगी उतना करंट उतना कम होगा। बात आ रही है सभी को समझ में? ठीक है, बताइए जरा, इज इट क्लियर? अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लॉट कर लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। और एक पॉइंट ये याद रखना है हमको कि ये रिवर्स वाइज में ही क्यों ऑपरेट किया। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा कि व्हाई डू वी ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। तो देखो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे मेरे पास ये वोल्टेज है, ये मिली एम्पियर में करंट है और ये करंट माइक्रो एम्पियर में है, क्योंकि मैं फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहा हूँ तो करंट मुझको कैसा मिलेगा, रिवर्स बायस में ही मिलेगा, ऐसे ही तो मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, मान लीजिए लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, आई शुड ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। In case of let us suppose this is for intensity I1, if I increase the light intensity I2, the current will increase. If I increase the light intensity more, the current will increase further. The value of current is increasing as soon I am increasing the light intensity. Here you can say the intensity of light, as the light intensity increases the current increases. So you can see here the I4 value, intensity of light is greater, the current value is greater. So greater the intensity of light, greater is the current. You can easily detect the light presence. Why do we operate it in reverse bias? The last question. I'm just giving you again a summary of it. It is a special purpose PN junction diode. It is having a transparent medium to allow light to fall on it. It operates in reverse bias, and we are having a junction area, we allow light to fall on its junction area, the electron holes pair are created along the junction, the electrons are swept into the n region, the holes are swept into the p region. As we connect the load to the junction, the electron starts moving, the hole starts moving, it makes up the current, the intensity increases, the current increases. We have to remember one thing, that the energy of light should be greater than the band gap material of this of this PN junction. It is a VI characteristics since we are operating it in a reverse bias. So I have plotted this something like this. And now, if you have any doubts, please ask me. Pranchi, is there any doubt? Tell me. Is there any doubt? जल्दी बताया करो. Bhumi, you tell me. Is there any doubt? No, sir. No.
अच्छा, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, आप ये तो खुद ही पढ़ सकते हैं कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको एनसीईआरटी से आप खुद ही पढ़ सकते हो। बस आपको एक बात बतानी थी कि वाई रिवर्स बायस, वाई रिवर्स बायस, क्योंकि हमको करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है। अब करंट की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट होगी, करंट की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट होगी कि थोड़ी सी ही लाइट की इंटेंसिटी से करंट मिल जाए, थोड़ी सी इंटेंसिटी से करंट मिल जाए। अगर मान लो ऐसा हो कि आपने लाइट की करंट मामूली सा बढ़े, मतलब आपने थोड़ी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी, करंट थोड़ा सा, मतलब करंट बहुत बढ़ गया। अगर मान लो ऐसा हो कि करंट बहुत मामूली बढ़े तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप समझिएगा, देखो मान लो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, शुरुआत में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन थे, नंबर ऑफ होल्स पी थे। लाइट डालने से डेल एन बढ़ गए, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कराने से डेल पी बढ़ गए, नए इलेक्ट्रॉन्स एन डैश हो गए, नए होल्स पी डैश हो गए। मेरे पास ओरिजिनल एन थे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, नंबर ऑफ होल्स पी थे। लाइट डालने से डेल एन और डेल पी ये दोनों इक्वल है, बढ़ गए। मेरे पास नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर इतने हो गए, इलेक्ट्रॉन इतने हो गए, नए होल इतने हो गए। मैंने कहा कि लाइट को डालने से, लाइट को इंक्रीज करने, अगर मैं एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करूं, एन टाइप मटेरियल की बात कर रहा हूं, तो उसके बाद तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। अगर हम इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं तो आपने कहा कि सर फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा इन कैरियर कंसंट्रेशन, इन कैरियर कंसंट्रेशन। तो सर चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ये फ्रैक्शनल चेंज है, ये फ्रैक्शनल चेंज है। मैंने कहा होल की कंसंट्रेशन में कितना चेंज होगा, आपने कहा सर पहले कितने चेंज कितना हुआ अपन ओरिजिनल कितने थे। मैंने कहा होल्स की कंसंट्रेशन, फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, होल की कंसंट्रेशन पहले कितना था, नहीं कितना चेंज हुआ, डेल पी बढ़ गए, ओरिजिनली कितने थे, पी थे, ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया। तो अब आप ये देखिए ना, ये जो फ्रैक्शनल चेंज है ना वो किस केस में ज्यादा है भाई, फ्रैक्शनल चेंज कहाँ ज्यादा है, इस केस में ज्यादा है, इस केस में ज्यादा है। क्यों, क्योंकि देखो इस केस में ज्यादा क्यों है, हम रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हैं, हम रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हैं। और रिवर्स बायस में क्या है, अगर एन टाइप का मेरे पास मटेरियल है तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू बहुत कम होगी, है ना, ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। लाइट को चेंज करने से ये वैल्यू वैल्यू में ज्यादा चेंजेस होंगे रेदर देन इन दिस वैल्यू। Are you getting my point or not? If I change the intensity of light, this value is much greater than this value. Again, can you tell me how? With an example. Pranchi, can you explain me? कि ये वाली वैल्यू में चेंज बहुत कम होगा, लाइट के में थोड़े चेंज होने से इसमें चेंज कम होगा, और लाइट में चेंज होने से इसमें चेंज ज्यादा हो जाएगा, कैसे? प्रांची थोड़ा समझाने की कोशिश करो मुझे, कैसे? जल्दी बताओ। नहीं पता? यस और नो? यस, भूमि यू टेल मी। नो सर। नो, ओके फाइन। बेटा आप ये कहेंगे ना कि सर अगर आपने एन टाइप मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, आप एन टाइप मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, पी की वैल्यू बहुत कम होगी। अगर पी की वैल्यू बहुत कम है तो ये पूरा वैल्यू ज्यादा होगा, ये पूरी वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा, डेल एन और डेल पी बराबर है, डेल एन डेल पी बराबर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल उतने ही तो क्रिएट होंगे। मतलब अगर एक फोटोन गिरेगा तो एक ही तो जोड़ा क्रिएट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, डेल एंड डेल पी की वैल्यू बराबर है। हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, न्यूमरेटर से तो सब दोनों इक्वल है ही है। तो आप ये देखिए ना कि ये वाला जो फ्रैक्शन है इसमें चेंज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पी की वैल्यू बहुत कम है। तो अगर और एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, तो अगर एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये पूरा न्यूमरेटर, पूरा ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। जैसे मान लो लेट अस सपोज एन की वैल्यू 100 है, पी की वैल्यू 10 है ना। अब 1/100 यानी 0.01 है ना, 1/10 यानी 0.1 है ना, या इसको 1 ही मान लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। मैंने कहा कि चार चार इलेक्ट्रॉन फालतू हुए तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.04, इसकी वैल्यू हो गई 4। तो आप ये देखिएगा कि पहले शुरुआत, अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात कर रहा हूँ जिसके पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स से, यानी होल्स माइनॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। बेटे रिवर्स बायस में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि रिवर्स बायस में इसलिए यूज करते हैं, हमको माइनॉरिटी कैरियर्स को लेकर के चलना है, ना कि मेजॉरिटी कैरियर्स को लेकर के चलना है। हम मेजॉरिटी कैरियर्स पे ध्यान नहीं दे रहे, माइनॉरिटी कैरियर्स पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट
carrier concentration of minority carriers, because a small change in line intensity will make a big change in minority carrier concentration fractional change. A small change in light intensity will make a big change in the fractional change in carrier concentrations of minority. Okay, see an example. If I'm talking about n side only, n side की ही मैं बात कर रहा हूँ, केवल n side की, p इंजेक्शन में n side की, जिसमें n की वैल्यू बहुत ज्यादा है p से, रिवर्स वाइज में ऑपरेट किया है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज देगा डेल एन अपॉन एन, मैंने फ्रैक्शनल चेंज इन देखा माइनॉरिटी में कितना हुआ डेल पी अपॉन पी, फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी। फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी अगर ओरिजिनली 100 थे, मेजॉरिटी के, ओरिजिनली माइनॉरिटी के 1 कैरियर थे, 4 इलेक्ट्रॉन और होल बढ़ गए, तो मेजॉरिटी में फ्रैक्शनल चेंज हुआ 0.04 का, माइनॉरिटी में चेंज हुआ 4 का। यानी कि आप देख रहे हो कि जो चेंज है वो बहुत ज्यादा है, चेंज बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा हूं कि हजार आपने इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए, तो 100 में 1000 का मल्टीप्लाई करो, ये होगा 10, और मैं परसेंटेज में भी निकाल सकता हूं, मान लो इनको परसेंट, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो परसेंट हो जाएगा। चलो 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो 1000 आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ गए और 1000 आपके होल बढ़ गए, 1000 होल बढ़ गए, 1000 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब मान लो उनको परसेंटेज में कह रहा हूं, तो 10% ही तो चेंज हुआ, 10% चेंज हुआ ना मेजॉरिटी कैरियर्स में। माइनॉरिटी कैरियर्स में 1000% का चेंज हुआ, अगर मैं इसको परसेंटेज कहता हूं, अगर मैं इसको परसेंट, तो आप देख रहे हो ना 100 गुने परसेंटेज का फर्क है। हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जो नए क्रिएट हो रहे हैं वो एक समान क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो परसेंटेज चेंज है वो बहुत कम है, और माइनॉरिटी का परसेंटेज चेंज बहुत ज्यादा है, तो हमको माइनॉरिटी कैरियर करंट ज्यादा होगा, मेजॉरिटी कैरियर करंट में चेंज कम होगा, माइनॉरिटी कैरियर करंट चेंज ज्यादा होगा। इसलिए मैंने पीएन जंक्शन की जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी वो रिवर्स बायस में बनाई थी, ताकि अगर हम इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे और रिवर्स बायस में अगर हम करंट देखेंगे तो माइक्रो एम्पियर का जो करंट होगा वो बहुत तेजी से चेंज होगा, और मेजॉरिटी कैरी करंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटे से अमाउंट की लाइट में चेंज होने से माइनॉरिटी कैरी करंट बहुत तेजी से चेंज होगा और मेजॉरिटी कैरी करंट बहुत कम चेंज होगा। इसलिए हम फोटो डायोड को माइनॉरिटी रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं रादर देन इन फॉरवर्ड बायस। जरा अब मुझे बताइए, इज इट क्लियर? आगे बढ़े, इज इट क्लियर? मैं दोबारा समझाऊंगा इस टॉपिक को, इस पॉइंट को केवल, n dash is equals to n plus del n, p dash is equals to p plus del p. Tell me, both of you tell me. Yes sir, clear. Okay. Clear है? Bhumi, you tell me, clear or not? नहीं बताते हैं। Bhumi, you tell me, clear or not? Sir. No? बेटे आवाज नहीं आती आप लोगों की। चलो मैं एक पॉइंट दोबारा से बता देता हूँ, समझ लो। आप बताते नहीं हो, बोलते नहीं हो, कमेंट कर रहे हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो अब बोल दिया करो जो भी आपको कहना है। देखो, ओरिजिनल इंक्रीज नए, ये दोनों बराबर ही होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होंगे, जितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। मैंने कहा फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कितना होगा? आपने कहा सर फ्रैक्शनल चेंज अगर हम निकालते हैं तो चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल। मैंने कहा परसेंटेज में निकालो, आप 100 का मल्टीप्लाई कर लो परसेंटेज, क्योंकि डेल एन और डेल पी बराबर है, एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, पी की वैल्यू बहुत कम है। माइनॉरिटी में क्योंकि मैं रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहा हूं और केवल एन साइड की बात कर रहा हूं, इस पीएन जंक्शन में केवल एन साइड की बात कर रहा हूं, केवल एन साइड की। ऐसे ही मैं पीएन जंक्शन में अगर मैं केवल पी साइड की बात करूं, केवल पी साइड की बात करूं, तो पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, एन की वैल्यू बहुत कम होगी। मैं केवल पीएन जंक्शन में एन साइड की बात कर रहा हूं, तो एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, पी की वैल्यू बहुत कम है। ये मेजॉरिटी में फ्रैक्शनल चेंज है, ये माइनॉरिटी का फ्रैक्शनल चेंज है। थोड़ी सी भी इस पे लाइट गिरेगी ना, तो मैंने कहा कितने इलेक्ट्रॉन्स में परसेंटेज चेंज हुआ, मेजॉरिटी में कितने चेंज हुआ इस एन रीजन में? आपने कहा था डेल एन अपॉन एन, ये बहुत ज्यादा है। फ्रैक्शनल चेंज बहुत कम होगा, इसमें फ्रैक्शनल चेंज बहुत ज्यादा होगा क्योंकि पी की वैल्यू बहुत कम है। मैंने अच्छा चलो मैंने एन की वैल्यू मानी थी 1000, पी की वैल्यू मानी थी 1 और डेल एन माना था 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गए डेल एन डेल पी। तो मैंने कहा भाई 10 अपॉन 1000 इंटू 100, 10 अपॉन ये कितने थे 1 इंटू 100,
मैंने कहा फ्रैक्शनल चेंज कितना वो बराबर होना चाहिए था, फ्रैक्शनल चेंज 1 2 1 2 1 1 1% का फ्रैक्शनल चेंज हुआ। मैंने कहा इसमें फ्रैक्शनल चेंज, आपने कहा सर 1000% का फ्रैक्शनल चेंज हुआ। तो सर माइनॉरिटी में फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा है, मेजॉरिटी में फ्रैक्शनल चेंज कम है। तो जब माइनॉरिटी करंट ज्यादा तेजी से बढ़ेगा लाइट गिरने से तो डेल एंड डेल पी क्रिएट हो रहा है। तो एक काम करो, इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करो, इसलिए हम फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। बेटे इंपॉर्टेंट मुझे फोटो डायोड नहीं था, मुझे इंपॉर्टेंट पढ़ाना ये क्वेश्चन था कि इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट क्यों करते हैं। चलो अब हम लोग एक बार 2 मिनट का हम एलईडी और समझ लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एलईडी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें लिखना आपको कुछ नहीं है, आपको सारा एनसीईआरटी की बुक से ही लिखना है, एज इट इज लिखना है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, नाउ वी शुड कम ऑन एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स। इसमें भी बस आपको एक ही पॉइंट पढ़ना है, एलईडी एलईडीज फॉरवर्ड बायस ऑपरेट से, फॉरवर्ड बायस, हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन, बेटा देखो लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन करते हैं तो दो बातें हैं। वो पहली बात देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन और कोई होल जुड़ रहा है तो रिकम्बाइन कर रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी दो तरह की होती है, हीट और लाइट। हीट कब मिलेगी, उसको कहते हैं नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन हीट के फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपस में जुड़ते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, वो एनर्जी अगर हीट है, हीट, तो वो नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन है। और अगर दो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपस में जुड़ते हैं, वो लाइट को एमिट करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। रेडिएशन हो रहा है, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। तो हमें एलईडी में एक ही कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन होल को जोड़ो, रिकम्बाइन करो, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन करो कि वो रेडिएशंस दें, लाइट दें। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर एलईडी बेस्ड है। आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ कि हम ये हेवी डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो देखो इसमें बस सिंपल सा आपको मैं बस थ्योरी पढ़ा देता हूँ, आप इसको कल मैं इसको डायग्राम वगैरह से बना दूंगा। इसमें बस इतना ही करना है, फॉरवर्ड वाइज में लगाओ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट करो, जिससे कि वो मतलब आप जो क्रिएट कर रहे हो ना इलेक्ट्रॉन होल पेयर को, वो तुरंत की तुरंत रिकम्बाइन ना हो जाए, उनको तुरंत की तुरंत सेपरेट करो। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते ही मतलब आपने जब करंट दिया, फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, उनको क्या करो, कंबाइन मत होने दो, उनको सेपरेट कर लो। और सेपरेट करने से क्या होगा कि जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पी साइड में जाएंगे, होल्स एन साइड में जाएंगे। जब होल्स एन साइड में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, मेजॉरिटी से रिकम्बाइन करके लाइट को देंगे। यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं माइनॉरिटी कैरी इंजेक्शन है। देखो जैसे मेरे पास पी इंजेक्शन डायोड है, पी है, ये एन है ना, ये डिप्लीशन लेयर है। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा कि मैंने इसको फॉरवर्ड वाइज में लगाया तो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होंगे। यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मेरे इधर आ जाएंगे और होल्स मेरे इधर आ जाएंगे। यही तो, और इसको माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन ही तो कहते हैं। अब ये क्या होगा कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स भागे हैं, ये पी के होल से कंबाइन करेंगे, होल्स एन के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेंगे, ये इनके मेजॉरिटी से कंबाइन करेंगे। और जब ये रिकम्बाइन करेंगे तो ये एनर्जी को रिलीज कर देंगे। और जो एनर्जी रिलीज करेंगे, ये उतनी एनर्जी रिलीज करेंगे जितना ये बैंड गैप कूद करके आए हैं। एच ई जी बैंड गैप के ये नियर बाय एनर्जी को रिलीज करेंगे। आपको बस इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि मुझे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाना है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड 0.6.4, मतलब इसका 6th पार्ट, इसका 4th पार्ट, यानी 60% 40% आर्सेनिक फॉस्फोरेसन का ये रेशियो लेते हैं। अच्छा, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो हमको याद रखना है कि जो हमको एलईडी बनानी है वो करीबन करीबन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उनका एनर्जी बैंड गैप होना चाहिए, तभी हमको विजिबल स्पेक्ट्रम की एलईडी मिलेगी। मोस्ट कॉमन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रिंसिपल समझो, प्रिंसिपल बस एक यही है कि फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करो, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, होल यहाँ आ जाएंगे। फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करने से ये इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ कंबाइन करेंगे, ये होल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेंगे। कंबाइन करते वक्त ये जितने एनर्जी बैंड गैप को कूद करके आएंगे उतने इक्विवेलेंट एच न्यू जनरेट कर देंगे, और वो एच न्यू हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम की होगी, तो मुझे विजिबल स्पेक्ट्रम की एलईडी मिल जाएगी।
ठीक है, ये केवल एलईडी का प्रिंसिपल है। आपको बस एलईडी में एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लेना कि इंफ्रारेड के लिए कितना बैंड गैप चाहिए और रेड के लिए कितना बैंड गैप चाहिए, बस ये 2 पॉइंट। उसके बाद एलईडी की यूज क्या है, वेरी वेरी लो पावर कंजप्शन, लॉन्ग लाइफ और मोनोक्रोमेटिक ही देती है, यानी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी रेंज की रेड के बाद रेड में बहुत सारी रेंज की लाइट दे रही है। 100 से 500 एंगस्ट्रॉम की बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर ब्लू कलर की एलईडी है तो वो ऑलमोस्ट ब्लू कलर की लाइट स्पेक्ट्रम होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 4000 एंगस्ट्रॉम की एलईडी बना रहे तो 4000 से लेकर के 5000 तक की सारी लाइट को एमिट कर दे एक एलईडी, नहीं। बैंड विड्थ 500 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 4000 से लेकर के 4500 एंगस्ट्रॉम तक की लाइट देगी। मतलब या बैंड विड्थ को समझिएगा, वेरी लो पावर कंजप्शन, लॉन्ग लाइफ, नियर बाय मोनोक्रोमेटिक एंड वेरी चीप। सो और हम इसको अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि इसकी जो रिवर्स बैकग्राउंड वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, यानी कि 5 वोल्ट से ज्यादा में अगर हमने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया तो एलईडी फूक जाएगी। तो हमको इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट नहीं करना होता, हम फॉरवर्ड वाइज नहीं करते हैं। रिवर्स में 5 वोल्ट से ज्यादा इनके अक्रॉस आ गया तो ये डैमेज हो जाएंगी। ठीक है बेटे, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन है इसका आंसर, बस फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करो, वो आपस में जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जुड़ेंगे, होल इधर जुड़ेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन करने के बाद एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी रेडिएटिव है, नॉन रेडिएटिव नहीं है। नॉन रेडिएटिव होता तो हीट मिलती, रेडिएटिव तो लाइट मिलेगी। ठीक है, कल सोलर सेल पढ़ाऊंगा, आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करके आइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। और कोई क्वेश्चन है तो आप रुके रहो, कोई क्वेश्चन है तो आपको रुके रहो, और मैं कल कोशिश करूंगा कि टाइम बता दूंगा, लैब में लगा हुआ था इसलिए से थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, थैंक यू।